तो मुझे लगता है कि इनफैक्ट मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि एक्चुअली वी आर ब्लेस्ड टू बॉर्न एट अ टाइम जहाँ कंट्री का नॉमिनल ग्रोथ इटसेल्फ इज 12 to 14%। तो मुझे लगता है कि आपका क्वेश्चन में वो 1 से 2 साल वाले चीज़ को आप 5 से 7 साल कर दीजिए, ठीक है? अगर आप अगले 5 साल में Okay. आप से इवन 6 एंड हाफ 7% जीडीपी ग्रोथ यू आर सीइंग, तो दैट इटसेल्फ विल गिव यू 12 to 14% काइंड ऑफ रिटर्न। हमेशा हम लोग के दिमाग में ऐसा होता है कि आप पोर्टफोलियो ऐसा बना रहे हो जो 3 साल, 5 साल में आपको कंसिस्टेंट रिटर्न दे। तो मेनी अ टाइम्स वी आर ओके Mm. कि चलो अगले 6 महीने में अगर ये नहीं भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है दिस वेरी कैटेगरी, बट यू नो इट इज़ फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग, अर्निंग ग्रोथ अच्छी है, मैक्रो सपोर्ट है। तो 3 साल, 5 साल में यू विल सी गुड अर्निंग ग्रोथ। देयर आर सम हू आर वैल्यू कॉन्शियस, देयर आर सम हू आर ग्रोथ कॉन्शियस। या फिर जैसे वी एट टाटा म्यूचुअल फंड वी फॉलो कार्प अप्रोच। तो इसमें इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप अपने आप को थोड़ा 2 स्टाइल पे भी डाइवर्सिफ़ाई करो। तो फॉर स्मॉल कैप, वन की थिंग इज़ यू गिव टाइम टू दीज़ फंड्स, टू दीज़ कैटेगरीज़, and second is you try to diversify across 2 different styles. Your thematic investing, it is more for seasoned investors. अगर कोई बहुत ही seasoned investor है, तभी he should increase their exposure significantly into these categories. अदरवाइज आप ठीक है 10-15% तक रखो, देख के डिपेंडिंग कि कौन से थीम आपको अच्छे लग रहे हैं, ठीक है? अगेन आई एम नॉट श्योर कि ये कोई भी आंसर इट इज़ गोइंग टू हेल्प, बट यू शुड ऑलवेज लिमिट योर एक्सपोज़र। एक तो बाय मैंडेट वी हैव टू इन्वेस्ट 20% ऑफ आवर सैलरी इनटू द फंड्स वी मैनेज, तो वो तो 20% जाता ही है। लेकिन उसके अलावा भी मोस्ट ऑफ माय इन्वेस्टमेंट इज़ इनटू 100% प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। जो शुरू में जैसे नॉर्मली हम लोग के दिमाग में क्या है कि बड़ा रिटर्न छोटे स्टॉक्स में बनाया जा सकता है। तो अगेन दैट इज़ आई डोंट गो बाय दैट कॉन्सेप्ट। मुझे लगता है कि थॉट ऐसा होना चाहिए कि अच्छा रिटर्न आप अच्छे स्टॉक्स में बना सकते हो, एंड देयर छोटा मार्केट कैप, बड़ा मार्केट कैप रियली डज़न्ट मैटर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नम्रता अरोरा है एंड वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड्स की बात। म्यूचुअल फंड्स की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस, कमोडिटीज, स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में बात करते हैं और हर एपिसोड में वी गेट अ स्पीकर वेरी वेल रिनाउंड फ्रॉम द इंडस्ट्री। तो आज हमारे साथ हैं मिस्टर सतीश मिश्रा, who is the fund manager for Tata Mid Cap Growth Fund and Tata Resources and Energy Fund and has over 17 years of industry experience. Mr. Satish joined Tata Asset Management in July 2017 as a research analyst, tracking oil and gas, metals and mining and chemical sectors. His previous stints as research analyst include assignments with HDFC Securities Limited for 5 years and PINC Research for 4 years, tracking similar sectors. In 2017, he received the #1 Stock Picker Energy Analyst Award by Starmine. He has also worked as an assistant engineer at Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited (IFCO) for more than 2 years. Satish is qualified as a Bachelor of Technology from IIT BHU Varanasi and has a postgraduate diploma in management from TA Pai Management Institute. Hello everyone and welcome back to Mutual Funds की बात. Thank you so much for joining us again today. तो आज हमारे साथ वी हैव मिस्टर सतीश मिश्रा, हु इज़ अ फंड मैनेजर विद टाटा म्यूचुअल फंड. हेलो सतीश एंड वेलकम टू म्यूचुअल फंड्स की बात. वी आर वेरी ग्लैड दैट यू हैव गिवन अस योर टाइम फॉर दिस पर्टिकुलर एपिसोड. थैंक यू नम्रता। सो थैंक यू सो मच. सो सतीश, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस. हमने आपके लिए काफ़ी क्वेश्चंस लाइन अप किए हैं, कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड, कुछ फंड से रिलेटेड, कुछ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड. सो विल डिस्कस ऑल दोज क्वेश्चंस टुडे. तो आई थिंक सबसे पहला सवाल जो मेरा आपके लिए रहेगा वो यही है कि जब हम इंडिया की बात करते हैं ना, आजकल एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट ग्रोथ, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट. इंडिया ने जो है हैज रिटेन इट्स टाइटल एज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी. एंड अगर हम देखें लास्ट ईयर का डेटा तो एक्सपैंडेड बाय 8.4% इन द लास्ट 3 months of 2023. इनफैक्ट अगर हम कुछ रेटिंग एजेंसीज की डेटा देखें, दे हैव रिवाइज्ड आवर ग्रोथ आउटलुक अपवर्ड्स फॉर द कमिंग ईयर एज वेल. तो आपके ओपिनियन में क्या ये इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा है, इवन कंसिडरिंग एज अ लिक्विडिटी इन द ग्लोबल मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज? नहीं, एक्चुअली दिस इज़ अ वेरी राइट क्वेश्चन और मेरे हिसाब से ये बहुत बहुत पॉजिटिव है, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड जब भी हम लोग म्यूचुअल फंड की बात करते हैं या इक्विटी की बात करते हैं, स्टॉक्स की बात करते हैं, तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई दे गो अप, ठीक है? और अगर आप बिल्कुल फंडामेंटल में जाएंगे, अल्टीमेटली क्या है कि आपके म्यूचुअल फंड में भी आप क्या कर रहे हो, आप कई स्टॉक्स ले रहे हो जिसकी अर्निंग ग्रो कर रही है
और जैसे जैसे अर्निंग ग्रो करती है, शेयर प्राइस ग्रो करता है, आपका पोर्टफोलियो ग्रो करता है। अभी अगर हम कंट्री की बात करते हैं, जैसे अगर आप कंट्री के ग्रोथ के लिए 7-8% का जीडीपी ग्रोथ लेते हैं, तो दिस इज रियल ग्रोथ। उसके ऊपर आप इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ 5-6% की इन्फ्लेशन है, तो बेसिकली यू आर टॉकिंग अबाउट अ सिचुएशन वेयर योर नॉमिनल ग्रोथ इज इन द रेंज ऑफ 13 to 14%। तो अगर आपकी 13-14% की कंट्री की नॉमिनल ग्रोथ है, तो अल्टीमेटली उसके बाद कॉस्ट, मार्जिन, एवरीथिंग, एंड अल्टीमेटली यू गेट अ अर्निंग ग्रोथ विच इज लिंक टू दीज नंबर्स। तो आप हमेशा देखोगे व्हेन अ कंट्री इज गोइंग थ्रू सच हाई ग्रोथ फेज, आप यू विल ऑलवेज सी देयर विल बी दिस इज द बेस्ट फॉर इक्विटी मार्केट। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि अगर जैसे आप फंडामेंटली बात करो, तो दिस इज वन थिंग विच गिव्स द मोस्ट कॉन्फिडेंस टू अस फंड मैनेजर्स। ओके ओके। सो यू डू थिंक कि इन टाइम्स टू कम एटलीस्ट अगले 1-2 साल हम अच्छी ग्रोथ देखने वाले हैं स्टॉक मार्केट में? कैन वी कंक्लूड दैट? मुझे या लगता है नम्रता, इसमें 1-2 साल वाले चीज को हम लोग को चेंज करना चाहिए। द वे वी शुड लुक एट कि अगर जैसे मैं बताया कि अगर आप अगले 5 साल का व्यू लीजिए, ठीक है, एंड जिस तरह से अवर पॉलिसीज आर फ्रेम्ड, ठीक है, जिस तरह से बात हो रही है टू टेक इंडिया फ्रॉम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी टू थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, एंड इवन ऑल द 5 ट्रिलियन 7 ट्रिलियन काइंड ऑफ जीडीपी ग्रोथ वी आर टारगेटिंग ओवर द नेक्स्ट 5 years, 7 years, 10 years। तो मुझे लगता है कि इनफैक्ट मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि एक्चुअली वी आर ब्लेस्ड टू बॉर्न एट अ टाइम जहाँ कंट्री का नॉमिनल ग्रोथ इटसेल्फ इज 12-14%। तो मुझे लगता है कि आपका क्वेश्चन में वो 1 से 2 साल वाले चीज को आप 5 से 7 साल कर दीजिए। ठीक है, अगर आप अगले 5 साल में ओके। आप से इवन 6.5-7% जीडीपी ग्रोथ यू आर सीइंग, तो दैट इटसेल्फ विल गिव यू 12-14% काइंड ऑफ रिटर्न। व्हाई आई एम सेइंग नॉट जस्ट फोकस ऑन 1-2 years, क्योंकि जब हम लोग 1-2 years की बात करते हैं, देन वैल्यूएशन, लिक्विडिटी प्रीमियम एंड ऑल दीज कम्स इनटू पिक्चर। लेकिन जीडीपी ग्रोथ एंड अर्निंग ग्रोथ दिस इज प्योर फंडामेंटल। तो 4-5 साल के लिए आप बहुत कॉन्फिडेंटली इस बात को कह सकते हैं कि वी आर पॉइज्ड फॉर अ वेरी गुड ग्रोथ। वंडरफुल। ओके ओके। सतीश, अब मैं आपसे कुछ फंड्स के बारे में बात करना चाहूंगी। विल डिस्कस अबाउट सम कैटेगरीज ऑफ डिफरेंट फंड्स जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स निवेश करते हैं, एंड उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए विल डिस्कस अबाउट दोज फंड्स। तो सबसे पहले एक बहुत ही फेवरेट कैटेगरी के बारे में बात करते हैं जो निवेशकों के लिए बहुत फेवरेट है, विच इज़ नथिंग बट द फ्लेक्सी कैप फंड्स। तो ये बताइए कि इतने सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो फ्लेक्सी कैप फंड्स में क्यों निवेश कर रहे हैं? ऑल्सो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि जो फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं वो ट्रूली कितने फ्लेक्सिबल हैं। क्या वो बिल्कुल, मतलब ऐसा हो सकता है कि किसी एक फ्लेक्सी कैप फंड में जो है स्मॉल कैप की तरफ बिल्कुल ही जीरो एलोकेशन है, कंसिडरिंग दैट्स अ हाई वॉलेटाइल कैटेगरी? एंड जब हम फ्लेक्सी कैप फंड्स की बात करते हैं ना सतीश, देर आर अबाउट 38 फ्लेक्सी कैप फंड्स जो अभी टोटल मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनका टोटल AUM अगर हम देखें तो वो करीब 3.27 लाख करोड़ के करीब है। तो ये भी बताइए कि ये फंड्स जो हैं वॉलेटाइल मार्केट में कैसे परफॉर्म करते हैं? सो विल स्टार्ट विद व्हाई आर इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग इन फ्लेक्सी कैप फंड्स? या नहीं, वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट इज दिस इज नॉट अ न्यू कैटेगरी। ठीक है, तो जैसे या अभी आपने 3 लाख प्लस एयूएम की बात की, तो ऐसा नहीं है कि दिस हैज कम आफ्टर द कैटेगराइजेशन ऑफ दिस कैटेगरी फ्लेक्सी कैप। एक्चुअली इसमें आप देखोगे मोस्ट ऑफ द बिगर फंड्स दे आर वेरी ओल्ड फंड्स। और पहले या क्या होता था, पहले एक मल्टी कैप या फ्लेक्सी जैसी एक सिंगल कैटेगरी हुआ करती थी। उसके बाद सेबी इन द लास्ट रिक्लासिफिकेशन दे क्रिएटेड 2 separate groups, one flexi cap and other multi cap, and then या the existing products of all the mutual funds, they categorize them either in flexi or in multi cap category। तो ऐसा नहीं है कि ये सारे, दिस कैटेगरी इज कम्प्लीटली न्यू एंड द काइंड ऑफ एरियम विच यू आर सीइंग हैज गॉट बिल्ड इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। ठीक है, ये पहले के कैटेगराइजेशन की वजह से भी आए हैं, बट आई कंप्लीटली अग्री टू योर पॉइंट। दिस इज वन कैटेगरी विच गिव्स कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी टू फंड मैनेजर इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ मार्केट कैप दे वांट टू चूज, चाहे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। बट अगेन यहाँ पे आपको देर आर कपल ऑफ थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड। इसमें क्या होता है कि जब हम लोग कोई कॉल लेते हैं, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट द फंडामेंटल वे ऑफ टेकिंग कॉल्स। तो इसमें कभी भी ऐसा नहीं होता है कि यू टेक कॉल्स फॉर मंथ्स, 6 months। ठीक है, तो उसमें इट डिपेंड्स ऑन द चर्निंग स्टाइल ऑफ द फंड मैनेजर कि वो किस एक्सटेंट तक चर्न करता है। जैसे फॉर एग्जांपल से इफ से लार्ज कैप इज लुकिंग गुड टू यू फॉर से 6 months,
Okay, so it depends on the fund manager where he is building the portfolio to outperform for 6 months, or say he is building a portfolio to outperform for 3 years. If say he has a horizon of 3 years, 5 years in his mind, then maybe his churn ratios will not be so high. तो डेफिनेटली थ्योरेटिकली फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन ये बिल्कुल फंड मैनेजर के स्टाइल पे डिपेंड करेगा कि कितना वो चर्न करके मैंने मैंने ऐसा नहीं देखा है कि वन वन यूज टू गो टू दैट एक्सटेंट कि आप बिल्कुल 100% लार्ज कैप कर दो या 100% स्मॉल कैप कर दो, क्योंकि यहाँ एक ये भी होता है कि मेनी अ टाइम्स यू डोंट हैव दैट एक्सटेंट ऑफ लिक्विडिटी इन ऑल द स्टॉक्स। तो थ्योरेटिकली हम लोग सोच सकते हैं, लेकिन जब आप लेने जाओगे या बेचने जाओगे तो यू हैव इम्पैक्ट कॉस्ट इन्वॉल्व। But I definitely agree, this is one category which gives full flexibility to fund managers in terms of the kind of market cap they want to buy. ओके, ओके। एंड आल्सो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि जब मार्केट्स वॉलेटाइल होती हैं तो ये फंड्स कैसा परफॉर्म करते हैं? नहीं तो आइडियली एज आई सेड कि इन द आइडियल वर्ल्ड इट शुड डू गुड, बिकॉज आइडियली हम लोग क्या सोचेंगे, आइडियली हम लोग ये सोचेंगे कि अभी मिड कैप अच्छा कर रहा है तो मे बी फंड मैनेजर हैज इंक्रीज द वेट ऑफ मिड कैप, स्मॉल कैप अच्छा कर रहा है तो दे विल गो टुवर्ड्स दैट। बट नॉर्मली व्हाट हैपेंस, फॉर एग्जांपल इवन इफ यू लुक एट एनी टाइम फ्रेम, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप से 2016 से 2018-20 का पीरियड आप देखोगे, देयर हैज़ बिन ईयर्स जब लार्ज कैप अंडर परफॉर्म कर रहा था, देन देयर वाज अ टाइम like what we are seeing currently, mid cap and small cap are outperforming large cap. तो ये सब जो साइकिल्स होते हैं, आई डोंट थिंक फंड मैनेजर ऑलवेज ट्राई टू चेज दिस थिंग्स, ठीक है। तो दे यूज दिस फ्लेक्सिबिलिटी बट टू एन एक्सटेंट, क्योंकि हमेशा हम लोग के दिमाग में ऐसा होता है कि आप पोर्टफोलियो ऐसा बना रहे हो जो 3 साल 5 साल में आपको कंसिस्टेंट रिटर्न दे। तो मेनी टाइम्स वी आर ओके कि चलो अगले 6 महीने में अगर ये नहीं भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है दिस वेरी कैटेगरी, बट यू नो इट इज़ फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग, अर्निंग ग्रोथ अच्छी है, मैक्रो सपोर्ट है, तो 3 साल 5 साल में यू विल सी गुड अर्निंग ग्रोथ। बट थ्योरेटिकली यस, इट गिव्स अ फ्लेक्सिबिलिटी टू फंड मैनेजर। ओके, सो वी कैन से कि फ्लेक्सी कैप फंड्स भी जो है इन्वेस्टमेंट होराइजन इनके लिए भी लॉन्ग टर्म होना चाहिए, एटलीस्ट बिल्कुल 4-5 साल या 5-6 साल। बिल्कुल, इनफैक्ट मुझे लगता है कि आज के समय इक्विटी मार्केट जिस वैल्यूएशन पे बैठा है, आप किसी भी फंड के लिए 3 साल से कम ना बोलिए। Okay, all right. Okay. So Satish, let me ask you the next question. And I think as investors, जब भी हम इन्वेस्टमेंट्स देखते हैं या फंड्स को सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, हम ये देखते हैं कि फंड्स ने जो है बेंचमार्क को बीट किया है या नहीं ओवर टाइम, राइट? एंड अभी हमने करेक्ट। रिसेंटली देखा है कि काफी इक्विटी फंड्स हैव फेल्ड टू बीट देयर बेंचमार्क्स ओवर टाइम। तो आपके ओपिनियन में ये बेंचमार्क बीटिंग रिटर्न्स इक्विटी फंड्स में कितने इंपॉर्टेंट होते हैं? नहीं, नहीं, इम्पोर्टेंट तो डेफिनिटली एवरीवन ट्राइज टू बीट द बेंचमार्क, बट यहाँ पे यू नीड टू अंडरस्टैंड कपल ऑफ थिंग्स। पहला, जब हम लोग बेंचमार्क की बात करते हैं तो बेसिकली वी टॉक अबाउट से इंडेक्स फंड और ईटीएफ, दैट इज द ऑप्शन व्हाट यू हैव, ठीक है, एज एन इन्वेस्टर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मेनी अ टाइम्स व्हाट हैपेंस, अगेन देयर आर डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, जैसे अगर अभी आप देखोगे तो इट सीम्स कि बहुत सारे फंड ने अंडर परफॉर्म किया है, बट अगेन इफ यू गो पास्ट इन द टाइम्स यू विल फाइंड, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई रिकॉल करेक्टली 2017-18 का एक पीरियड था जब हम लोग बात करते थे कि ओनली फ्यू स्टॉक्स इन निफ्टी इज गिविंग 60-70-80% ऑफ द रिटर्न्स। तो ऑल दीज आर मार्केट साइकिल्स एंड वी शुड नेवर गेट बायस्ड कि अभी ये अच्छा कर रहा है तो दिस इज द स्टाइल टू गो अहेड। सेकंड, मुझे क्या लगता है कि व्हेन वी कंपेयर, व्हेन वी टॉक अबाउट से इंडेक्स फंड, बेंचमार्क्स, ईटीएफ्स एंड ऑल दैट इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जैसे अभी इंडिया, अगर मैंने बताया कि जैसे अभी हम लोग 3-4 ट्रिलियन पे हैं, वी आर टारगेटिंग अबाउट 7 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन, तो इस पूरे प्रोसेस में क्या होगा कि आप देखोगे कई नए सेक्टर्स इमर्ज होंगे जो कि शायद आज से 3 साल पहले नहीं थे या उनका साइज बहुत छोटा था, कई नई कंपनीज आएंगी। तो उस तरह के केस में मुझे लगता है कि ऑलवेज इन द कंट्री लाइक आर्स वर्सेस से एनी डेवलप्ड कंट्री जहाँ पे मोस्ट ऑफ द थीम्स आर वेरी वेल डिस्कवर्ड, तो मुझे लगता है कि हमारे जैसे कंट्री में ऑलवेज यू विल सी, जैसे हम लोग हमेशा देखते हैं कई स्मॉल कैप कंपनीज मिड कैप बन गए, मिड कैप कंपनीज लार्ज कैप बन गए, बेसिकली दे हैव गॉट ट्रैक्शन इनटू दोज सेक्टर्स। तो मुझे लगता है कि इंडिया जैसी कंट्री में व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ ग्रोथ, तो फंड मैनेजर ऑलवेज विल फाइंड सम रूम्स in the broader economy. So definitely at this point of time, it looks ki index is better, but I have seen all the cycles. So you should not be biased with what is happening the very moment. Okay.
लेकिन फिर जब हम रिटर्न्स देख रहे हैं तो ये देखना चाहिए कि बेंचमार्क को बीट किया है कि नहीं किया है, बिकॉज अगर एक्टिव फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आइडियली माय फंड्स शुड बीट द बेंचमार्क, राइट? नहीं तो मैं इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकती हूँ, बट फॉर एनी एक्टिव फंड डू यू थिंक बेंचमार्क बीटिंग रिटर्न इज समथिंग दैट वी शुड लुक एट? Then we should look at, but at the same time, many a times what happened, Namrata, for example, if I say talk about my mid cap fund, for example, this category has given you more than 50% return in last 1 year. Okay, these Yeah, numbers are not sustainable. It is not that in 5 years CAGR you are going to see 50% CAGR for 5 years. So many a times what happens, we correct. active fund managers bring risk angle also into the picture. So these returns look definitely very good. 55 is greater than 50. Mathematically, we all know. But the point is, for that extra 5%, the kind of risk you are taking, the kind of stocks which you are adding, whether they are fundamentally supported or not. So many a time, we active fund managers Mm, take a call. This additional 5%, whether the risk is it is okay to take that kind of risk to make that additional 4-5%. So it is all the context. So we never go biased. So definitely, even we look at benchmark, but we never chase the stocks which are not fundamentally supported. So that way, I think you should keep that in mind. But that should not be the only criteria when you are talking about a wealth creation over a period of time and not in 6 months, 1 year time frame. yeah, fair enough. Absolutely, that I completely agree with you. Okay. Let's talk a little bit about large cap funds. जैसे हमें पता है कि large cap funds को कम से कम 80% टोटल एसेट जो है large cap stocks में इन्वेस्ट करने चाहिए, लेकिन ये बताइए कि जो रिमेनिंग 20% है तो वो क्या large cap funds, mid cap या small cap stocks में इन्वेस्ट करते हैं, और ये कितना डिसाइसिव फैक्टर रहता है इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ लार्ज कैप फंड्स की, कितना परसेंटेज एलोकेशन मिड कैप या स्मॉल कैप में जा रहा है? नहीं, not at all, not at all. Uh, तो yes, they can invest, but as I told you, uh, हमेशा क्या होता है कि अभी जैसे हम देख रहे हैं कि कुछ लार्ज कैप्स में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बिकॉज दे हैव हायर शेयर ऑफ मिड कैप एंड स्मॉल कैप विच हैज डन गुड इन लास्ट 1 year Yeah. और से 1.5-2 years. बट अगेन Mm. इफ यू गो इन द पास्ट, ठीक है, आपको ऐसा टाइम फ्रेम भी दिखेगा जिसमें लार्ज कैप ने आउट परफॉर्म किया है. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन वी टॉक Mm. अबाउट द मार्केट देयर आर डिफरेंट साइकिल्स and different cycles support different categories, supports different sectors. जैसे कई बार आप देखोगे कुछ सेक्टर्स अच्छे करते हैं, कुछ अंडर परफॉर्म करते हैं, कुछ कैटेगरीज अच्छी करती हैं. Mm. At the same time, you will also find that there are different styles. Sometimes value investing does well, sometimes growth does well. So what I feel that in any portfolio, what is important is you pick the right sectors, you pick the right stocks, and you give time to it. तो अभी ऐसा दिखेगा कि आपको जैसे पिछले 1 साल में जिस लार्ज कैप फंड में स्मॉल कैप एंड मिड कैप का शेयर ज़्यादा था, मे बी दे हैव डन गुड. बट अगेन इफ यू सी द से सम अदर टाइम फ्रेम, मे बी 18 to 20 के टाइम फ्रेम में व्हेन मिड कैप स्मॉल कैप देयर वाज अ करेक्शन, दैट टाइम इट वाज कंप्लीटली रिवर्स्ड. So I don't think one should look at these set of criterias and see all fund managers, they are seasoned, okay, and they have this flexibility. And many a times what happens if they find any category or say any stocks which is available at a decent valuation in other category, तो हम लोग वो भी लेते हैं. ऐसा नहीं है कि अगर लार्ज कैप फंड मैनेजर है तो वो मिड कैप स्मॉल कैप में अगर उसको कुछ अच्छा लग रहा है तो वो नहीं लेगा. बट द इंटेंट इज नेवर कि आपको Sure. उस 20% से अल्फा जनरेट करना है. Of course. Okay. I mean, of course, hopefully alpha will be generated with the large cap stocks, क्योंकि Yes. अगर आपको मिड कैप से अल्फा जनरेट करना है तो आप मिड कैप फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए फिर लॉजिकली, राइट? तो लेट मी जस्ट रिवर्स दिस क्वेश्चन कि एक मिड कैप या स्मॉल कैप फंड में लार्ज कैप स्टॉक्स की क्या इंपॉर्टेंस है? अभी हमने डिस्कस किया था कि लार्ज कैप फंड में राइट. मिड कैप स्मॉल कैप कितना रोल प्ले करते हैं, लेकिन कंप्लीट मिड कैप स्मॉल कैप में जो है इन फंड्स में 65% इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट. उसके बियॉन्ड जो 35% है वो किसी भी कैटेगरी में जा सकता है. तो यू हेल्प अस अंडरस्टैंड कि मिड कैप या स्मॉल कैप फंड में लार्ज कैप का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसमें लार्ज कैप हमें अल्फा जनरेट करने में मदद कर सकते हैं? नहीं नहीं वे ठीक है. तो देखिए, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड जैसे मिड कैप एंड स्मॉल कैप कैटेगरी, दीज आर वेरी डाइवर्सिफाइड कैटेगरीज. डाइवर्सिफाइड कैटेगरी व्हाट इट मीन्स, फॉर एग्जांपल अगर आप लार्ज कैप इंडेक्स देखोगे तो यू विल
say you will find कि there are 10-12 sectors which are part of large cap. आप मिड कैप इंडेक्स पे आते हो या स्मॉल कैप इंडेक्स पे आते हो तो यू विल सी देयर विल बी एडिशनल 10 सेक्टर्स और मोर देन दैट इफ यू गो टू स्मॉल कैप. तो ये मिड कैप एंड स्मॉल कैप दीज आर वेरी दे हैव लार्ज नंबर ऑफ सेक्टर्स. तो अभी जैसे मान लीजिए कि कोई मिड कैप स्मॉल कैप फंड मैनेजर है, ठीक है, एंड ही प्रिफर टू गो टू लार्ज कैप, सो डेफिनेटली ही इज नॉट गोइंग टू गेट एनी एडिशनल सेक्टर्स. जैसे लार्ज कैप वाले के पास फिर भी है कि से ही वांट टू इन्वेस्ट इनटू सम स्मॉल सेक्टर्स व्हिच आर नॉट पार्ट ऑफ लार्ज कैप, ठीक है. तो मेनी अ टाइम्स दे गो टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप. सपोज दे वांट टू प्ले अ थीम एंड दैट थीम इटसेल्फ इज नॉट सो बिग दैट एनी ऑफ द कंपनी हैज बिकम लार्ज कैप सो फार. तो अगर कोई कंपनी लार्ज कैप बनी ही नहीं है तो बाय डिफॉल्ट आपको मिड कैप या स्मॉल कैप में आना होगा. सिमिलरली मैंने बहुत कम ऐसा इंसिडेंस देखा है कि कोई सेक्टर ऐसा है जिसमें कि आपके पास ऑल द कंपनीज आर ओनली इनटू लार्ज कैप. आप देखोगे कि मिड कैप स्मॉल कैप में भी उस सेक्टर का रिप्रेजेंटेशन रहता है. तो पहला तो है वी नीड टू अंडरस्टैंड Yeah. दैट इट इज नॉट दैट कि हम लोग कोई नया सेक्टर्स ऐड करेंगे इफ वी आर गेटिंग इनटू लार्ज कैप फ्रॉम मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी. बट मेनी टाइम्स क्या होता है, जैसे कि अगर अभी आप स्मॉल कैप जैसी कैटेगरी की बात कीजिए तो कई स्टॉक्स इसमें काफ़ी इलिक्विड होते हैं एंड Yeah. आपको इलिक्विड स्टॉक एट द सेम टाइम व्हेन यू आर डूइंग बॉटम्स अप अप्रोच तो आपको ये भी रहता है कि आप कुछ कैश अपने पास रखते हो कि इन केस आपको कोई आइडिया अच्छा लगा, यू गेट अ ब्लॉक, देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास पैसा होना चाहिए. तो बेसिकली कैश मैनेजमेंट के लिए मैंने कई बार देखा है कि कुछ फंड मैनेजर्स मे बी वो लोग कुछ अपना थोड़ा सा लार्ज कैप में रखते हैं, ठीक है, जो विच इज़ रिलेटिवली वेरी लिक्विड. अदरवाइज मोस्टली मोस्टली मैंने देखा है कि इट इज़ ऑल अबाउट, चाहे लार्ज कैप वाले फंड मैनेजर मिड कैप स्मॉल कैप में जाएं या मिड कैप स्मॉल कैप लार्ज कैप में जाएं, मोस्टली वो होता है कि कोई थीम आप प्ले करना चाह रहे हो और आपको लग रही है कि जैसे फॉर एग्जांपल से आई एम अ मिड कैप फंड मैनेजर एंड आई वांट टू प्ले अ थीम एंड से मुझे दिख रहा है ऐसा कि इस थीम का जो लीडर है वो लार्ज कैप में, दैट प्लेयर इज बेटर देन ऑल द कंपनीज विच आर प्रेजेंट इन मिड कैप स्मॉल कैप. तो डेफिनेटली मैं अपने 35% जो लीवर है उसको मैं यूज करूंगा. सो इट इज वेरी फ्लेक्सिबल, देयर इज नो सेट क्राइटेरिया. So this is, I mean, when I talk from a risk return point of view, क्योंकि we all understand कि mid cap या small cap space थोड़ा illiquid होता है या फिर ज़्यादा risky होता है, तो शायद large caps और stability लाते हैं. Do you think that could be one of the reasons कि शायद थोड़ा exposure large caps की तरफ होता होगा? Because large caps do provide some form of stability. Yes, it can provide, but the only thing is, say, for a mid cap fund manager, if say you are allocating 10-15% to large caps, okay, so 85% of your portfolio is exposed to the category where you are investing, mid cap and small cap. ठीक है, Investors. तो Yeah. डेफिनेटली इट इज नेवर दैट यू आर सीकिंग स्टेबिलिटी इसलिए आप लार्ज कैप ले जा रहे हो. वट आई हैव सीन माई इन माई Hmm. एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 17-18 ईयर्स कि इट इज मोस्टली अबाउट कि आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है एंड दैट वे यू आर गेटिंग देयर. इट इज़ नेवर द केस कि Okay. आप चलो वहाँ पे थोड़े समय छिप जाओ. सो सतीश, अगर हम अभी थोड़ा स्मॉल कैप फंड्स के बारे में बात करें, अभी हमें पता है कि करीब 20 एक्टिवली मैनेज स्मॉल कैप फंड्स हैं मार्केट में, एंड सेलेक्टिंग द राइट फंड बिकम्स अ बिग चैलेंज. आई थिंक हम जितना भी कैटेगरीज के बारे में डिस्कस कर ले, इवेंचुअली इट कम्स डाउन टू कि एक इन्वेस्टर एक सही फंड उस कैटेगरी में कैसे सेलेक्ट करता है, राइट? तो जब एक मान लीजिए मुझे एक स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना है, तो मुझे क्या फैक्टर्स या पैरामीटर्स को देखना चाहिए, एंड ऑल्सो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि जो कैश होल्डिंग्स होती हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं, एंड एक्सपोजर टू लार्ज एंड मिड कैप इन अ स्मॉल कैप पोर्टफोलियो वो कितना इंपॉर्टेंट होता है. तो वी ऑलरेडी डिस्कस दैट, सो यू कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड मोर फ्रॉम कैश होल्डिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू, और क्या सही पैरामीटर्स हमें देखने चाहिए टू सेलेक्ट द स्मॉल कैप फंड. करेक्ट. तो देखिए स्मॉल कैप कैटेगरी इज द वाइडेस्ट कैटेगरी, ठीक है. आज के क्लासिफिकेशन के हिसाब से 250th स्टॉक के नीचे सब कुछ स्मॉल कैप है. तो उस केस में मुझे स्मॉल लगता है कैप. कि व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन सच अ वाइड कैटेगरी, मतलब आपको दो स्मॉल कैप फंड ऐसे भी दिख सकते हैं जिनमें बिल्कुल स्टॉक ओवरलैप ना हो, द कैटेगरी इज सो वाइड, ठीक है. तो पहला तो वन थिंग हैज टू बी वेरी वेरी क्लियर कि योर टाइम होराइजन नीड टू बी रियली लार्ज. अगर आप स्मॉल कैप के लिए इन्वेस्ट करते हो, देयर मे बी टाइम कि आपने 1-2 साल में अच्छा पैसा बना लिया, बट इन योर माइंड यू शुड हैव दिस थॉट कि आपका टाइम होराइजन हैज टू बी लॉन्गर when you are getting into the category like small Okay. cap. That is one. Second, what I feel, as I said, कि ये category बहुत wide है
and maybe two portfolios can have very minimal overlap. तो इसमें मुझे हमेशा ये भी लगता है कि अगर कोई स्पेसिफिकली इस कैटेगरी के लिए जा रहा है, इट रियली हेल्प्स अगर आप अपने आप को से इन टर्म्स ऑफ स्टाइल डाइवर्सिफाई करो। जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट फंड मैनेजर्स के स्टाइल होते हैं। देयर आर सम हु आर वैल्यू कॉन्शियस, देयर आर सम हु आर ग्रोथ कॉन्शियस, या फिर जैसे वी एट टाटा म्यूचुअल फंड वी फॉलो गार्प अप्रोच। तो इसमें इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप अपने आप को थोड़ा दो स्टाइल पे भी डाइवर्सिफाई करो। तो फॉर स्मॉल कैप one key thing is you give time to these funds, to these categories, and second is you try to diversify across two different styles. और आपका जो क्वेश्चन था कैश के लिए, तो अगेन आई बिलीव दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी रेलेवेंट फॉर स्मॉल कैप, क्योंकि वहाँ पे डेफिनेटली कई बार ऐसा होता है कि फंड मैनेजर्स को कैश इन टर्म्स ऑफ से अगर कुछ नया खरीदना है या फिर रिडम्पशन आती है, तो मेनी अ टाइम्स यू विल नॉट फाइंड ऑल स्टॉक्स आर इक्वली लिक्विड, जैसे कि लार्ज कैप या मिड कैप में आपको मिल Yes. सकता है। तो उस तरह के केस में डेफिनेटली फंड मैनेजर हैज़ टू टेक अ कॉल बिटवीन वेदर पार्किंग सम मनी इनटू द लिक्विड नेम्स, इवन इफ दे आर से पार्ट ऑफ लार्ज कैप या मिड कैप, या आप कुछ कैश कॉल रखो। बट यहाँ पे डेफिनेटली दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग क्राइटेरिया कि आपको कैश मैनेजमेंट दिमाग में बिल्कुल रखना जरूरी है। तो कई फंड मैनेजर्स मैंने देखे हैं जो Sure. कि जैसे कि दे आर रनिंग प्योर 100% स्मॉल कैप स्टॉक्स इन देयर स्मॉल कैप फंड, तो वो लोग कुछ हमेशा कैश रखते हैं जस्ट टू टेक केयर ऑफ दीज सिचुएशंस। Okay. एंड एट द सेम टाइम यू विल फाइंड सम फंड्स जो कि फुल्ली इन्वेस्टेड रहते हैं, बट दे हैव सम एक्सपोजर इनटू अ वेरी लिक्विड नेम्स, ताकि आपको जब भी जरूरत पड़े Sure. यू कैन यूज देम। सो सतीश, इस जवाब में ना आपने बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज यूज करी, विल टॉक अबाउट देम। सो सबसे पहले आपने पोर्टफोलियो ओवरलैप के बारे में बात करा था कि स्मॉल कैप फंड्स में ऐसा हो सकता है कि पोर्टफोलियो ओवरलैप बहुत कम हो बिकॉज यूनिवर्स ऑफ स्टॉक्स इज सो हाई, राइट? सो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि एज एन इन्वेस्टर मैं अपने पोर्टफोलियो में पोर्टफोलियो ओवरलैप कैसे कम कर सकती हूँ, राइट? बिकॉज आइडियली जितना ओवरलैप कम रहेगा उतना मेरे लिए बेटर रहेगा, राइट? सो हेल्प मी अंडरस्टैंड कि पोर्टफोलियो ओवरलैप एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में हम कम कैसे कर सकते हैं। करेक्ट। तो मुझे अगेन लगता है कि यहाँ पे देर आर टू वेज यू कैन डू दैट। वन है कि यू इन्वेस्ट अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास 3-4 कैटेगरी हैं, वी हैव लार्ज कैप, वी हैव मिड कैप, वी हैव स्मॉल कैप, देन वी हैव डिफरेंट फ्लेक्सी, हाइब्रिड एंड ऑल दैट। तो पहले तो आप कैटेगरी वाइज अपने आप को डाइवर्सिफाई कर सकते हो कि आपने से डिफरेंट कैटेगरीज में इन्वेस्ट किया, तो मिड कैप लार्ज कैप अलग किया, तो वहाँ पे एक आपने डाइवर्सिफिकेशन पिक्चर में ले आए। Second, what you can do is, as I talked about the style, that really helps. Up many a times you will see uh, the value does very good. Many a times this reasonable price things does very well. Growth does very well. तो मुझे लगता है कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो में मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स रख रहे हैं, तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप डिफरेंट कैटेगरीज की रखें इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, एंड एट द सेम टाइम आप इनफैक्ट अगर आप थोड़ा और सीजनड इन्वेस्टर हो, अगर आप ये भी देख सकते हो कि किस तरह के सेक्टर्स में हम ओवरवेट हैं, से टू डिफरेंट फंड्स, अगर आप दैट इज द थर्ड लेवल। बट टू सिंप्लीफाई, आई थिंक अगर आप सेक्टर्स तक नहीं समझ पा रहे हैं, तो भी एटलीस्ट यू इन्वेस्ट इन टू डिफरेंट कैटेगरीज इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप एंड डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ फंड मैनेजर्स। Okay, okay. So let me, pick one of the other things that you said multiple times, and this is relevant to the question that I'm going to ask you next. So सबसे पहले आप एक मिड कैप फंड मैनेज करते हैं टाटा म्यूचुअल फंड का, सो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि एज अ फंड मैनेजर आपका स्ट्रैटेजी क्या रहता है, व्हाट आर द पैरामीटर्स यू लुक एट स्टॉक सिलेक्शन के लिए। और ये बताइए कि आप वैल्यू स्टाइल स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं या ग्रोथ स्टाइल अप्लाई करते हैं, बिकॉज these are two things that you've spoken quite a lot in multiple answers. And आप bottom up strategy apply करते हैं या top down strategy apply करते हैं, so help us understand कि आपका investment strategy क्या है for at Tata Mutual Fund. Right. So at Tata Mutual Fund, most of the fund managers will talk about GARP approach. तो GARP approach is basically growth at reasonable price. अभी आप जैसे मिड Unit कैप price. कैटेगरी की बात कीजिए, स्मॉल कैप कैटेगरी की बात कीजिए, डेफिनेटली योर टिल्ट विल बी टुवर्ड्स ग्रोथ स्टॉक्स, क्योंकि अल्टीमेटली आप मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी में इसीलिए आ ही रहे हैं टू कैच से इंडिया इज अ ग्रोइंग स्टोरी, और उसके बाद मिड कैप स्मॉल कैप इज द करेक्ट प्रॉक्सी टू दैट। तो डेफिनेटली यू विल फाइंड द ग्रोथ ओरिएंटेशन, बट एट द सेम टाइम
what we clearly believe is that never go overboard on the your purchase price. तो इसीलिए growth at reasonable price. Okay. At portfolio level, we always try to keep valuation under check. That is one. Second, by default इन सब कैटेगरी में बॉटम सब का बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है. बट एट द सेम टाइम, तो जैसे अगर मैं आपको इफ आई हैव टू पिक बिटवीन द टू, तो आई विल से बॉटम्स अप. बट मेनी अ टाइम्स व्हाट हैपेंस, से फॉर एग्जांपल द करंट सिचुएशन, आपको कई सेक्टर्स ऐसे दिखेंगे जहाँ पे मैक्रो सपोर्ट है. जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं अपने मिड कैप पोर्टफोलियो की बात करूँ, तो अभी आपको कई थीम्स ऐसे दिखेंगे जहाँ पे आपको दिखेगा, जैसे फॉर एग्जांपल डिफेंस, या फिर जो पीएलआई स्कीम्स की बात चल रही है, हाइड्रोजन की बात चल रही है, एट द सेम टाइम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात चल रही है. तो दीज आर द थीम्स जहाँ पे आप देख रहे हो गवर्नमेंट का फोकस बहुत ज़्यादा है, एंड दे आर एट अ वेरी नेसेंट स्टेज. ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग टॉप डाउन का यहाँ इस तरह से भी क्लू लेते हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स है जहाँ पे मैक्रो सपोर्ट है, एंड वेयर यू नो फॉर श्योर कि अगले 3 साल 5 साल में देयर ग्रोथ इज गोइंग टू बी सिग्निफिकेंटली हायर बिकॉज दे आर सिटिंग एट अ वेरी लो बेस. तो एक्चुअली नाउ इट इज़ अ मिक्स ऑफ बोथ. तो आप सेक्टर्स का क्लू उधर से भी लेते हैं, एंड एट द सेम टाइम बिकॉज दीज स्टॉक्स, सो आपके रिसर्च फ्रेमवर्क में दे हैव टू बी फंडामेंटली साउंड, तो आपको बॉटम अप अप्रोच लेना ही पड़ता है. यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड ईच एंड इंडिविजुअल कंपनीज टू गुड डेप्थ. All right. So अभी let me take another clue from your answer. And आपने sectors की बात करी, themes की बात करी, आप खुद एक thematic fund भी manage करते हैं. So सतीश, help us understand कि आजकल हमने देखा है कि sectoral funds, thematic funds बहुत famous है, और हमने देखा है कि बहुत सारे first time investors भी sectoral या thematic categories में invest कर रहे हैं, right? So ये of course एक exciting part of the portfolio होता है, and as someone who talks about investing, हमेशा ये बोला जाता है कि 10 से 15% एक्सपोजर आप सेक्टर्स या थीम्स में ले सकते हैं, राइट? सो एज एन इन्वेस्टर, ऑफ कोर्स ये रिस्की कैटेगरी तो है ही, चाहे हम सेक्टर्स देख लें या थीमेटिक फंड्स को की बात करें, तो एक इन्वेस्टर सही थीमेटिक फंड पे कैसे ड्रिल डाउन कर सकता है कि मैं कौन सी थीम में इन्वेस्ट करूं? ऑफ कोर्स यू सेड कि गवर्नमेंट का फोकस बहुत सारी थीम्स पे है, सो शुड आई लुक एट दैट? या फिर जैसे आजकल पीएसयू एज अ थीम बहुत फेमस हो रही है, सो शुड आई लुक एट दैट? मतलब थीमेटिक फंड्स ना एक बहुत ही ग्रे एरिया, क्योंकि इतनी सारी थीम्स हैं, इतना दिस इज सो मच कि एज एन इन्वेस्टर मैं क्या सेलेक्ट करूं, कौन सी थीम अगले कुछ सालों के लिए अच्छी चलेगी या नहीं चलेगी? सो गिव अस अ लिटिल ब्रेक डाउन ऑन दैट. Actually, this is a very tricky question, and this category itself is very tricky. I must tell you, क्योंकि क्या होता है कि it is very difficult to time any sector, कि at what point of time you should enter, at what point of time you should exit. So first मुझे लगता है कि your initial statement was very correct that आपके पोर्टफोलियो में 10-15% से ज़्यादा ये सब नहीं होना चाहिए in your total mutual fund exposure. So first you should limit it 15, 10, 20, wherever your risk appetite is. And then coming to that, the next, इसके बाद भी मुझे लगता है कि many times क्या होता है, जैसे for example all these diversified fund managers, हम लोग भी ये सारी चीज़ चेज़ करते रहते हैं, ठीक है, कि कौन से कैटेगरी में आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, एंड अकॉर्डिंगली वी ऑल्सो गो ओवरवेट, अंडरवेट, डिपेंडिंग ऑन दीज थिंग्स. तो आप नोटिस करोगे कि मेनी अ टाइम्स अगर आप डाइवर्सिफाइड फंड में भी इन्वेस्टेड हो, तो आप मे बी नॉट टू द फुल एक्सटेंट, बट काफ़ी कुछ आप उसमें कैप्चर करते हो ये सब चीज़ें. तो मुझे लगता है कि प्योर थीमेटिक इन्वेस्टिंग इट इज़ मोर फॉर सीजनड इन्वेस्टर्स. अगर कोई बहुत ही सीजनड इन्वेस्टर है, तभी ही शुड इंक्रीज देयर एक्सपोजर सिग्निफिकेंटली इनटू दीज कैटेगरीज. अदरवाइज आप ठीक है 10-15% तक रखो, देख के, डिपेंडिंग कि कौन से थीम आपको अच्छे लग रहे हैं. ठीक है, अगेन आई एम नॉट श्योर कि ये कोई भी आंसर इट इज़ गोइंग टू हेल्प, बट यू शुड ऑलवेज लिमिट योर एक्सपोजर. एंड आई हैव ऑलवेज सीन कि डाइवर्सिफाइड फंड लॉन्ग टर्म में ऑलवेज दे आर गुड फॉर अ नॉर्मल इन्वेस्टर्स. बट अगर आप सीजन हो देन यस, अगर आप ये बिल्कुल कैच कर सकते हो. बट आई एम नेवर अ फैन ऑफ एनी पर्टिकुलर थीम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि अगेन ये साइकिल्स होते हैं, और जब कोई थीम बहुत हाईलाइट हो जाता है तो मतलब कि मोस्ट ऑफ द रिटर्न्स आर ऑलरेडी डन. तो आई एम नेवर अ फर्म बिलीवर कि आपको किसी थीम में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर रखना चाहिए. इट इज़ ऑल साइकिल्स एंड यू विल ऑलवेज सी सम थीम्स आउट परफॉर्मिंग एंड अंडर परफॉर्मिंग इन अ गिवन टाइम फ्रेम.
ओके, बट डू यू एग्री कि थीमेटिक फंड्स में टाइमिंग ज़रूरी होता है? मतलब इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि आप 10 साल का टाइम होराइज़न रखिए तो आप अच्छे रिटर्न्स बना लेंगे। कैन वी से कि ये जनरली शॉर्ट टर्म ही होते हैं और अगर आप सही टाइमिंग्स फिगर आउट कर पाएँ, व्हेन टू एंटर, व्हेन टू एग्ज़िट, आप ठीक-ठाक रिटर्न्स बना सकते हैं। नहीं, डू एक्चुअली यू थिंक दैट नॉट। वुड बी राइट टू से? नहीं, एक्चुअली एक्चुअली इट्स नॉट द केस। क्योंकि अभी क्या है ना कि जैसे हम लोग जब इंडिया जैसी कंट्री की बात करते हैं, जहाँ पे जैसे मेरा फर्स्ट स्टार्टिंग स्टेटमेंट था कि आपकी कंट्री ही 12-14% नॉमिनल ग्रोथ कर रही है। तो अगर कोई बहुत अच्छी सेक्टर होगी वो 20% प्लस कर रही होगी, कोई बहुत खराब सेक्टर होगी वो 8 टू 10% ग्रोथ कर रही होगी, ठीक है? बट व्हाट आई हैव नोटिस्ड, ओके। अगर आप इवन सेक्टोरल फंड्स को भी आप लंबा टाइम देते हैं, से 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, बिकॉज़ in a country like India, everything has to grow. Then only you will be able to achieve that 5 trillion, 7 trillion number. There will be cycles. There will be definitely cycles कि जैसे आपको 1 साल लगा कि आपको रिटर्न 50, 60, 70% बन गए. Then there may be consolidation of 2 years. But ultimately, if you have a time frame, if you are a person who is happy with 15-20% kind of CAGR, then even if you are giving time to these sectoral funds, you will not be disappointed. बट अगर आप 50-60% रिटर्न ओके। सीक करते हैं, देन यू नीड टू बी रियली वेरी स्मार्ट एंड वेरी सीजन्ड टू थिंक अबाउट दिस टाइमिंग, व्हेन टू एंटर, व्हेन टू एग्जिट। ओके, फेयर इनफ। ठीक है, अभी मैं आपसे कॉन्सेप्ट आई मीन यू नो फंड से रिलेटेड आखिरी सवाल है, देन विल मूव ऑन टू सर्टेन कॉन्सेप्ट्स। तो अगर हम इंडेक्स फंड्स की बात करें, सो शुड इन्वेस्टर्स लुक एट ऐसे इंडेक्स फंड्स जो निफ्टी 50 या सेंसेक्स को ट्रैक कर रहे हैं, या फिर वी शुड गो डीपर इनटू इंडेक्स फंड्स जो शायद यू नो दूसरे मार्केट इंडिसेस को ट्रैक कर रहे हैं? सो व्हाट डू यू थिंक, एक इंडेक्स फंड को सेलेक्ट करने के लिए क्या सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप ब्रॉडर कैटेगरी देखते हो, ठीक है, तो ब्रॉडर कैटेगरी में आई बिलीव इंडिया में देयर आर अपॉर्चुनिटीज। मे बी देयर कैन बी अ टाइम फ्रेम जहाँ पे यू विल सी, जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द फंड्स आर अंडर परफॉर्मिंग देयर रिस्पेक्टिव बेंचमार्क या इंडेक्स। But normally, India जैसी country में when ओके। you have so many, as I highlighted, so many new sectors are evolving, so many new companies are coming, आप हमेशा देखोगे कि fund manager will have stocks to create alpha. तो उस तरह अच्छा। के केस में मुझे आई रियली डोंट ओके। सी अ सिग्निफिकेंट रीजन। एट द सेम टाइम क्या होता है कि इन सब फंड में भी जब आप इलिक्विड स्टॉक्स में, जैसे आप किसी दूसरे छोटे कैटेगरीज में जाओगे अदर देन दे से द लार्ज कैप और द निफ्टी इंडेक्स वन, तो वहाँ पे यू हैव ट्रैकिंग एरर्स, क्योंकि it's a hypothetical your benchmark or index, it's a imaginary or hypothetical because you cannot exactly buy or sell, and these categories keeps on changing every 6 months. Okay, so it is good, but I don't see that in a country like India we are at a stage कि you should really start looking so actively on the passive side of mutual fund. ओके। ओके, फेयर इनफ, ठीक है। तो अभी एक इंटरेस्टिंग कैंपेन के बारे में बात करते हैं। सो टाटा म्यूचुअल फंड एज पार्ट ऑफ इट्स देश करे निवेश इनिशिएटिव ने एक मल्टीलिंगुअल नेशनल कैंपेन लॉन्च किया है, जब लाइफ मांगे मोर बढ़ो म्यूचुअल फंड की ओर, जो बेसिकली इट्स क्रिएटेड टू रेज अवेयरनेस अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स इन म्यूचुअल फंड्स। तो आप हमें ये बताइए कि एक जो इन्वेस्टर है वो अपने फाइनेंशियल गोल्स को एसआईपीज के थ्रू कैसे अचीव कर सकते हैं? नहीं, ये एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। जैसे अगेन एज आई हैव टॉक सो मेनी टाइम्स अबाउट हाई ग्रोथ, तो हमेशा हाई ग्रोथ के साथ हाई इन्फ्लेशन भी आता है। तो आप हमेशा इन्फ्लेशन का नंबर देखेंगे 5%, 6%। वी टॉक अबाउट दीज नंबर्स फॉर इन्फ्लेशन। नाउ द पॉइंट इज कि आपके पास कितने ऐसे ऑप्शंस हैं कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर सको, और वहाँ पे इक्विटी एज अ थीम दैट फिट्स परफेक्टली वेल। क्योंकि आप ये मान के चलो कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगले 5 साल आवर जीडीपी ग्रोथ इज गोइंग टू रिमेन एट से 7%, तो अगर आप 7% बोल रहे हो तो आप साथ में 5% इन्फ्लेशन भी बिल्ड कर लो। तो उस तरह के करेक्ट। कैटेगरी में मुझे लगता है कि डेफिनेटली इक्विटी एज ए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हो इक्विटी म्यूचुअल फंड में, तो यू गेट एक्सपोजर टू इक्विटीज, तो वहाँ पे इट इज़ वेरी वेल अच्छा। टेकन केयर। एटलीस्ट यू आर इन्वेस्टिंग अ कैटेगरी जहाँ पे इन्फ्लेशन इज पार्ट ऑफ योर ग्रोथ, दैट इज वन। हम्म। सेकेंड, फॉर अ नॉर्मल इन्वेस्टर, दिस टाइमिंग ऑफ द मार्केट, कब अप जा रहा है कब डाउन जा रहा है, एस आई पी इज एक्चुअली अ कॉन्सेप्ट जो कि इसको बहुत अच्छे से टेक केयर कर लेता है। यू आर इन्वेस्टिंग हम्म। एट बोथ द टाइम्स,
चाहे मार्केट ऊपर है या चाहे नीचे है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है एसआईपी एज ए कॉन्सेप्ट इज वेरी गुड। देयर इज नो हेडेक ऑफ टाइमिंग द मार्केट। एंड थर्ड मुझे लगता है कि अभी भी जैसे एवरीवन सेज कि कंपाउंडिंग इज द एट्थ वंडर, और इफ वन रियली इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, तो एसआईपी में आपको वो कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट मिलता है। तो मुझे लगता है कि इट फिट्स कंप्लीटली। एंड जब हम लोग इंडिया जैसी कंट्री की बात करते हैं जहाँ पे से यूनिक फोलियो विल बी लेस देन 5 करोड़ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो मुझे लगता है कि दिस अवेयरनेस Sure. इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, and that way we are also very actively part of this campaign. Wonderful. Okay. So Satish, I remember जब मैंने पहले when I started investing in mutual funds, तो मैंने सिर्फ एक फंड से एक सिंपल 1,000 रुपए की SIP से शुरू किया था. I was in college at that time, right? लेकिन एक जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर होते हैं, राइट, उनको लगता है कि मान लीजिए दिस सो मच कंटेंट अवेलेबल, तो हमें लगता है कि चलो इक्विटी से शुरू करते हैं, बाद में देख लेंगे. तो आप एक फर्स्ट टाइम निवेशक को ये समझाने की कोशिश करिए कि एक असेट एलोकेशन के साथ अगर हम निवेश करें तो वो हमारे पोर्टफोलियो में कैसे बेनिफिट कर सकता है. तो बेसिकली अगर हम इक्विटी, डेट, गोल्ड एज अ कॉम्बिनेशन अलग अलग असेट क्लासेस में इन्वेस्ट करें, सो कैन इट बेनिफिट माय पोर्टफोलियो. और आप हमें थोड़ा हाइब्रिड फंड्स के बारे में भी इसी कॉन्टेक्स्ट में बताइए. करेक्ट। तो सी, जब हम लोग अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं तो देर आर टू की वेरिएबल्स जो आपको हमेशा दिमाग में रखना चाहिए. वन इज योर रिस्क टेकिंग एबिलिटी, ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ मच रिस्क यू कैन टेक. एंड सेकेंड इज योर कैश फ्लो कमिटमेंट्स. तो आई थिंक अगर इन दोनों ओके. का आप बैलेंस देखोगे तो ऑल दीज क्वेश्चंस वी कैन आंसर. फॉर एग्जांपल, आप अगर आप सारे म्यूचुअल फंड्स देखिए, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम से लार्ज कैप टू मिड कैप, हाइब्रिड एज यू टॉक्ड अबाउट, या बैलेंस्ड एडवांटेज, बट तो पहला तो है कि सेबी ने बहुत ही अच्छे से इनका रिस्क मैट्रिक्स हैज बीन क्लासिफाइड, विच इज़ द रिस्कियर कैटेगरी, विच श्योर. इज़ द रिस्कियस्ट कैटेगरी, विच वन इज़ द लीस्ट रिस्क. तो पहले तो आपको ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपका, एंड व्हेन आई सी रिस्क, तो बेसिकली रिस्क इज द रिस्क, ठीक है, ऐसा नहीं है कि रिस्क इज नॉट कि आप सोचो कि उसमें एक में 20% रिटर्न बनता है, दूसरे में 40% बनता है, तो दैट इज रिटर्न, दैट इज नॉट रिस्क. ओके, सो पॉइंट इज कि रिस्क मैट्रिक्स इज वेरी क्लियरली गिवन फॉर ऑल द फंड कैटेगरीज. एंड सेकेंड, मुझे लगता है कि वहाँ पे देन यू शुड ब्रिंग इन टू द पिक्चर कि आपका टाइम फ्रेम कितना है, बेसिकली आपका कैश फ्लो कमिटमेंट्स कैसे हैं. जैसे एज यू टॉक्ड अबाउट योर सेल्फ व्हेन यू वेर इन कॉलेज, व्हेन यू स्टार्टेड द SIP, so that time the kind of say cash flow commitment you had versus say a person sitting at 50 years 60 years किसी का है. तो मुझे लगता है कि at this point of time अगर आप म्यूचुअल फंड का पूरा बास्केट देखिए तो दे आर वेरी वेल प्लेस्ड. मतलब आपके पास सारे प्रोडक्ट्स हैं जो इन दो 2x2 का आप मैट्रिक्स बना लीजिए, कमिटमेंट एज कैश फ्लो कमिटमेंट एज वेल एज रिस्क एपेटाइट, जिसमें बिल्कुल फिट बैठते हैं. और यहाँ पे मुझे लगता है कि द रोल ऑफ एडवाइजर्स, और जैसे आप लोग जिस तरह से यू टॉक अबाउट ऑल द डिफरेंट कैटेगरीज, क्योंकि अभी वी नीड टू अंडरस्टैंड, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि इंडिया में अभी भी यूनिक फोलियो इज लेस देन 5 करोड़. तो अगर कोई फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर आ रहा है, से वन इज ग्रेजुएटिंग फ्रॉम से फिक्स्ड बैंक्स और ये सब, तो डेफिनेटली यू हैव अ प्रोडक्ट जो कि कम रिस्क वाले हैं. एट द सेम टाइम इफ से वन कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि इक्विटी में इट इज़ अ गेम ऑफ कंपाउंडिंग, आपकी कंट्री ग्रो कर रही है, अर्निंग ग्रो करेगी, एंड इफ अ पर्सन इज ऑफ एज 20 और अगले आपको 10 15 20 साल के लिए आप बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं, देन यू कैन कंप्लीटली गो इन टू द कैटेगरी लाइक से मिड कैप स्मॉल कैप व्हेन यू हैव अ लॉन्ग टाइम होराइजन. तो मुझे लगता है कि हमेशा अपने पोर्टफोलियो को बनाते समय ये दो चीज़ें बस ध्यान रखनी चाहिए, आपका रिस्क एपेटाइट, बेसिकली टाइम होराइजन क्या है, एंड सेकंड कैश फ्लो कमिटमेंट. एंड इसमें आई बिलीव दैट ऑल कैटेगरीज हैव अ रोल हियर, बी दैट प्योर 100% इक्विटी, बी दैट हाइब्रिड, इवन फॉर दैट मैटर गोल्ड. तो इस दो मैट्रिक्स पे आप करोगे तो यू विल गेट द आंसर कि आपको कैसा पोर्टफोलियो अपना बनाना चाहिए. ओके. लेकिन मान लीजिए कि आई एम जस्ट स्टार्टिंग माय इन्वेस्टमेंट्स, मेरे पास Yes. 5,000 रुपया है इन्वेस्ट करने के लिए हर महीने, जस्ट टू बी लिटिल, जस्ट डिगिंग अ लिटिल डीपर. आपको क्या लगता है कि वो 5,000 रुपये, मान लीजिए आई एम जस्ट 22 ईयर्स ओल्ड, अभी कॉलेज खत्म किया है, इन्वेस्ट करना है 5,000 रुपये से शुरू करना है, 5-10 हज़ार, राइट? तो फिर मैं कैसे स्प्लिट करूँ अपने पोर्टफोलियो को तो मुझे लगता है कि बिटवीन इक्विटी, फॉर अ डेट, गोल्ड? यस, तो फॉर अ बिगनर आई बिलीव
क्योंकि आप 22 ईयर्स 25 ईयर्स इस ब्रैकेट में है, तो यू हैव टाइम होराइजन। तो देयर इज एब्सोल्युटली नो केस टू या गो इनटू, दिस माय पर्सनल ओपिनियन, कि आप डेट कैटेगरी और ये सब के बारे में सोचने की अभी जरूरत नहीं है आपको। यू कैन कंप्लीटली 100% गो फॉर प्योर इक्विटी फंड्स। एट द सेम टाइम ओके वहाँ पे भी आप फर्दर अपने आप को थोड़ा डाइवर्सिफाई कर सकते हो। जैसे कि से फॉर एग्जांपल हाफ ऑफ द पोर्टफोलियो यू पुट इन रिलेटिवली रिस्कियर वन, से मिड कैप स्मॉल कैप, एंड अनदर हाफ इन लेस रिस्कियर। या तो आप लार्ज कैप पे चले जाइए, फ्लेक्सी पे चले जाइए। तो उस तरह से आई थिंक दैट इज गुड टू गो। नॉट नेसेसरी कि आप बहुत कॉम्प्लिकेट कीजिए अपने इन्वेस्टिंग को व्हेन यू आर एट सब 30 एज। ओके ये ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़ती है वंस यू क्रॉस द एज ऑफ 50 एंड व्हेन योर कैश फ्लो कमिटमेंट्स कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एट डिफरेंट एज इंटरवल्स। ओके सतीश, अब आप हमें ये बताइए कि आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करते हैं, वेयर डू यू इन्वेस्ट, एंड आल्सो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि क्या म्यूचुअल फंड्स के अलावा भी आपकी कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं, एंड फील फ्री टू बी फील फ्री टू गिव द आंसर एज पर योर दिस थिंग। या नहीं, बिल्कुल। तो वन एज़ आई सेड कि अगेन, तो मैं भी जब इन्वेस्ट करता हूँ तो यही 2 क्राइटेरिया सामने रखता हूँ, ठीक है? एज प्रोफाइल एंड कैश कमिटमेंट्स। तो उस हिसाब से अभी मेरा मैक्सिमम एलोकेशन इज़ टुवर्ड्स म्यूचुअल फंड, ठीक है? इफ आई सी माय ओके कंप्लीट पोर्टफोलियो, तो एक तो बाय मैंडेट वी हैव टू इन्वेस्ट 20% ऑफ आवर सैलरी इनटू द फंड्स वी मैनेज, तो वो तो 20% जाता ही है। लेकिन उसके अलावा भी मोस्ट ऑफ माय इन्वेस्टमेंट इज इनटू 100% प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे आई हैव इन्वेस्टेड इन न्यू पेंशन स्कीम्स ऑल्सो, and I have ओके some gold bonds, I have some fixed income, but majority goes into 100% pure equity mutual funds. ना सतीश, आप इतने सालों से, यू सेड अबाउट 16-17 इयर्स आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, प्लस आई एम श्योर आप निवेश भी उतने सालों से, मे बी उतने ज़्यादा सालों से कर रहे हैं। तो ये बताइए, ऐसी कोई गलतियां हैं या कुछ कुछ लर्निंग्स हुई हैं पिछले इतने सालों में जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसे पहला तो मुझे लगता है कि वन शुड एक्सेप्ट द फैक्ट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टाइम द मार्केट, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा एम्फेसिस टाइमिंग पे मत जाइए, ठीक है? कि किस समय कौन-सा कैटेगरी अच्छा है, किस समय कौन-सा सेक्टर अच्छा है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि आप कितना टाइम दे सकते हो। तो रादर टाइमिंग, जस्ट फोकस ऑन द टाइम यू कैन गिव। अगर आप 5 साल 10 साल अपने इन्वेस्टमेंट को दे रहे हो, तो आप चाहे किसी भी कैटेगरी में डाल रहे हो, यू विल मेक मनी। सो नेवर स्पेंड योर एनर्जी ऑन टाइमिंग द मार्केट, दैट इज़ फर्स्ट। सेकंड, एक मिस कंसेप्शन है जो शुरू में, जैसे नॉर्मली हम लोग के दिमाग में क्या है कि बड़ा रिटर्न छोटे स्टॉक्स में बनाया जा सकता है, ठीक है? तो अगेन दैट इज़, आई डोंट गो बाय दैट कॉन्सेप्ट। मुझे लगता है कि थॉट ऐसा होना चाहिए कि अच्छा रिटर्न आप अच्छे स्टॉक्स में बना सकते हो, एंड देयर छोटा मार्केट कैप, बड़ा मार्केट कैप रियली डजंट मैटर। यू कैन रियली क्रिएट वेल्थ बाय इन्वेस्टिंग इनटू गुड सॉलिड कंपनीज। डोंट चेज अननेसेसरी रिस्क टू क्रिएट रिटर्न्स। और थर्ड, मुझे लगता है कि इन द मार्केट व्हाट आई हैव लर्नड, नेवर से नो टू एनी सेक्टर, एनी थीम्स, कि मैं इसमें कभी इन्वेस्ट करूंगा ही नहीं। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ अ प्राइस फॉर एवरीथिंग। तो कहीं पे आपको रिस्क ज़्यादा है, कहीं पे रिस्क कम है, बट अगेन द प्राइस इज समथिंग विच फैक्टर्स इन दैट। तो नेवर बी कम्प्लीटली अवर्स टू एनी थीम कि मैं इस थीम में कभी इन्वेस्ट करूंगा ही नहीं। तो आई थिंक दीज आर सम की लर्निंग्स। Wow, what a wonderful and knowledgeable session that was with Mr. Satish. I'm sure आप सबको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा, and I'm sure you guys are waiting for the next one. तो जल्दी से जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए वो मैं आपके लिए समराइज कर देती हूँ। तो सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया कि जो फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं, क्या वो वॉलेटाइल मार्केट में भी अच्छा करते हैं। सो मिस्टर सतीश सेज कि जो फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं वो एक फंड मैनेजर को पूरा फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं टू इन्वेस्ट अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन। लेकिन एक फंड मैनेजर का जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल होता है वो बहुत जरूरी होता है टू डिटरमिन द चर्न रेट ऑफ द फंड। और इसीलिए इन्वेस्टर्स को जो है, अगर फ्लेक्सी कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो उनका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म होना चाहिए। फिर हमने मिस्टर सतीश के साथ थोड़ा बेंचमार्क बीटिंग रिटर्न्स के बारे में डिस्कस किया, एंड मिस्टर सतीश सेज कि अगर हम पिछले 3 साल की बात करें तो काफी नए सेक्टर्स इमर्ज होके आए, काफी न्यू एज कंपनीज इमर्ज होके आई हैं, बिकॉज इंडियन इकोनॉमी हैज ग्रोन मैसिवली इन द लास्ट 3 years। लेकिन जो फंड मैनेजर्स होते हैं उनको वो कोई ना कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ ही लेते हैं टू बीट द बेंचमार्क।
But fund managers don't necessarily chase stocks which are not fundamentally strong. तो उनका जो फोकस रहता है फंड मैनेजर्स का वो यही रहता है कि वो बेंचमार्क को जो है लॉन्ग टर्म में बीट करें और इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ क्रिएट करें, एंड यू नो दे मे फेल टू डू सो इन द शॉर्ट रन, बट दैट्स द फोकस इन द लॉन्ग रन. फिर हमने मिस्टर सतीश से ये पूछा कि जो लार्ज कैप फंड्स होते हैं क्या उनमें मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी ज्यादा फोकस रहता है. तो मिस्टर सतीश सेज कि अभी अगर हम देखें तो कुछ लार्ज कैप फंड्स ने अच्छा किया है क्योंकि उनका हायर एलोकेशन मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स की तरफ होगा, और क्योंकि अब मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स ने अच्छा किया तो उन लार्ज कैप फंड्स ने भी परफॉर्म किया है. लेकिन अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट में अलग अलग साइकिल्स होती हैं जो अलग सेगमेंट्स और सेक्टर्स को सपोर्ट करती हैं, और एक जो लार्ज कैप फंड मैनेजर होते हैं वो ऐसे मार्केट सेगमेंट्स को देखते हैं विच आर अट्रैक्टिवली वैल्यूड. लेकिन एक लार्ज कैप फंड मैनेजर का एम यही रहता है टू जनरेट अल्फा फ्रॉम लार्ज कैप स्टॉक्स. फिर हमने थोड़ा लार्ज कैप स्टॉक्स के एक्सपोजर के बारे में बात करी इन स्मॉल कैप फंड्स. तो मिस्टर सतीश सेज कि जो स्मॉल कैप फंड्स होते हैं, जो स्मॉल कैप सेगमेंट होता है उसमें लिक्विडिटी बहुत कम होती है, तो जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो काफी कैश होल्ड करके रखते हैं एंड दे मे इन्वेस्ट इन लार्ज कैप स्टॉक्स एज वेल, क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक्स में लिक्विडिटी अच्छी होती है. अब एक स्मॉल कैप फंड मैनेजर को कैश होल्ड करने की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि अगर वो एक ऐसी इन्वेस्टमेंट थीम को टारगेट कर रहे हैं जहां पे उनको कभी भी इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है एंड दे मे नॉट वांट टू मिस दैट आउट. फिर हमने मिस्टर सतीश से ये भी डिस्कस किया कि एज एन इन्वेस्टर हम स्मॉल कैप फंड्स कैसे डिसाइड कर सकते हैं. सो मिस्टर सतीश है कि जो स्मॉल कैप सेगमेंट होता है वो बहुत वाइड, बहुत बड़ा सेगमेंट है, तो इसीलिए जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका स्मॉल कैप सेगमेंट में जो इन्वेस्टमेंट होराइजन होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए टू गेट गुड गेन्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेगमेंट. ही ऑल्सो सेज कि स्मॉल कैप सेगमेंट इतना बड़ा है कि अगर आप अपना पोर्टफोलियो देखेंगे तो उसमें जो है ओवरलैप बहुत कम होगा, और इसीलिए एक जो इन्वेस्टर है वो विद इन स्मॉल कैप फंड्स भी इन्वेस्टमेंट स्टाइल के बेसिस पे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, लाइक ग्रोथ स्टाइल और वैल्यू स्टाइल. फिर हमने मिस्टर सतीश के साथ ये डिस्कस किया कि एक इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट थीम को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं व्हाइल सिलेक्टिंग थीमेटिक फंड्स. तो मिस्टर सतीश सेज कि सबसे पहले तो ये बहुत मुश्किल होता है टू टाइम योर एंट्री एंड एग्जिट इन एनी सेक्टर और थीम. ही सेज कि आपको जो है थोड़ा बहुत एक्सपोजर अलग अलग थीम्स में मिल सकता है बाय इन्वेस्टिंग इन डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स. अब अगर आप एक सीजन्ड इन्वेस्टर हैं तब आप थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन तभी आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन होना चाहिए वो काफी लॉन्ग टर्म होना चाहिए, और अगर आपको अच्छे गेन्स चाहिए, इफ यू लुक एट गुड रिटर्न्स फ्रॉम योर थीमेटिक फंड, तब आपको जो है एंट्री और एग्जिट टाइम जरूर करना चाहिए. फिर हमने मिस्टर सतीश से उनकी कुछ लर्निंग्स के बारे में पूछा फ्रॉम इक्विटी मार्केट्स, एंड ही सेज कि सबसे पहले एक इन्वेस्टर को ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि स्टॉक मार्केट को टाइम करना बहुत मुश्किल होता है. एंड ही सेज इसीलिए अगर आप इक्विटीज में इन्वेस्ट करें तो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म होना चाहिए. ही सेज दैट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग इन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स. एंड देन ही ऑल्सो सेज कि जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो अननेसेसरी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है टू जनरेट गुड रिटर्न्स. And he says, don't say no to any sector or in any investment theme. So that was about it in this particular episode. I do hope कि आप सबने बहुत कुछ सीखा हो इस episode से. Please do like this video, share it with everyone, and please do subscribe to the Grow Mutual Fund channel. And I'll see you next week. Thank you. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है. योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें. म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स. रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली.